हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज का टॉपिक मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और कब की थी? इसकी स्थापना 1526 में की थी। और किस लड़ाई के बाद की थी? यह बाबर ने पानीपत की फर्स्ट फाइट में फर्स्ट जो लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह साम्राज्य जो 3 शताब्दी तक चला, 1526 से 1827 तक। और इस साम्राज्य पर 6 प्रमुख शासक ने शासक किया: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन होने लगा। अब सबसे पहले शासक के बारे में डिस्कस करते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका शासनकाल रहा था 1526 से 1530 ईसा पूर्व तक। क्या होता है कि 1494 में जब बाबर के पिता की मृत्यु हुई, तब इनकी जो आयु थी वो 12 साल की थी। तो 12 साल की आयु में ही इन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। और कहाँ के सिंहासन पर बैठाया था? फरगना, जो उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर इनको सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन मध्य एशिया की स्थिति स्थिर न होने के कारण तो बाबर को कुलीन वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाबर समरकंद पर कब्जा करने में सक्षम था, लेकिन उसके अपने कुछ रईसों के त्याग के कारण वह पीछे हटना पड़ा और बाबर फरगना को उज्बेक से भी हार गया। अब क्या होता है, कई साल इधर उधर भटकने के बाद क्या करते हैं कि 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। और अंततः 1517 में बाबर ने भारत की ओर बढ़ने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए। और इसी बीच भारत में इब्राहिम लोदी और कुछ अफगान प्रमुख के बीच क्या होती है? फाइट होने लगती है। और फाइट होने लगती है, लेकिन पंजाब के एक बड़े हिस्से पर राज्यपाल दौलत खान लोधी का शासन था। मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा भी इब्राहिम लोधी के खिलाफ अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। और ये दावा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे भी उत्तर भारत में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को संदेश भेजा। और राणा सांगा और दौलत खां मोदी के निमंत्रणों ने बाबर को प्रोत्साहित किया। और जो बाबर इसी प्रतीक्षा में था कि भारत को उसको ऐसा कोई मौका मिले। लेकिन 1519 और 1524 के बीच इसने भेरा, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण किया। 1526 में इब्राहिम लोदी के लगभग 1 लाख सैनिक और बाबर के लगभग 12 से 25 हज़ार सैनिक पानीपत मैदान में आपस में मिलते हैं। और पानीपत की जो फर्स्ट फाइट होती है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। और बाबर ने इस युद्ध में रूमी अर्थात तुर्क पद्धति अर्थात तोप का इस्तेमाल किया। बाबर ने दिल्ली व आगरा को जीतकर राजपूत और अफगानों का दमन किया। और इसके 1 साल बाद खानवा का युद्ध, जो खानवा फतेहपुर सीकरी के पास था, तो खानवा का युद्ध जो होता है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। लेकिन इसमें भी बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। राणा की हार से उत्तर भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो चकनाचूर हो जाती है। और राणा का राजस्थान व मालवा पर एक मजबूत प्रभाव था, और ये प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और फिर 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है, जिसमें मेदिनी राय हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। फिर 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर गागरा का युद्ध होता है बाबर और मोहम्मद लोदी के साथ। लोदी के मध्य मोहम्मद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था। इस फाइट में बाबर जीत जाते हैं और मोहम्मद लोदी हार जाते हैं। और इस युद्ध के 1 साल बाद क्या होता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर कौन था? बाबर एक फारसी और अरबी भाषाओं का एक विद्वान था। इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अब गाइस, अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। सेकंड पॉइंट, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। थर्ड, इस क्षेत्र में तैमूरी या मुगल राजवंश स्थापित हुआ। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि बाबर के आने के बाद क्या होता है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। नहीं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का जो प्रयोग था वो बहमनी और विजय नगर साम्राज्य के बीच युद्ध में हुआ था। लेकिन बाबर के आने के बाद जो होता है वो बारूद का उपयोग बारूद का जो यूज होता है वो व्यापक रूप में होने लगता है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। ये भी गलत है, क्योंकि मेहराब व गुंबद बनाने की शुरुआत जो होती है वो दिल्ली सल्तनत काल में प्रारंभ हो चुकी होती है। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, इस क्षेत्र में तैमूरी या मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। सेकंड ऑप्शन, बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। अब इनमें से असत्य कथन बताना है। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीति जो होती है उथल पुथल होने लगी थी, और जिसके कारण यहाँ की जो परिस्थिति वो तेजी से बदल रही थी, और इसलिए एक निर्णायक युद्ध को इन्होंने आमंत्रित किया। अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वो सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी था। इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत है। तो हमारा असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन हमारा ये है, ये गलत है और ये सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। सेकंड ऑप्शन, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। थर्ड ऑप्शन, यह तैमूर वंश का शासक था। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। हमें यह बताना इनमें से कौन से सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन में से कौन से सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, तीनों के सही है। करिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो था, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, ये बात सही है। ये एक छोटे राज्य है, फरगना का शासक बनता है 1494 में, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, ये बात भी सही है। और बाबर कहता है कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन, यह तैमूर वंश का था, ये बात भी सही है। अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे और उनकी माता जो थी वो मंगोल वंशज थी। इसलिए ही दोनों ने नवीन वंश की शुरुआत की, एक नवीन वंश की नींव डाली, और वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था। चगताई 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 वंश था। अब ये चगताई वंश कहाँ से आता है? ये चंगेज खान के द्वितीय जो पुत्र थे उनके नाम पर पड़ा, और बाद में इसको मुगल वंश का। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें इसमें से बताना है सही नहीं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसे भारत में प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया।
सेकंड ऑप्शन, बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था। सी ऑप्शन, इसने सर्वप्रथम वीरा सियालकोट का किला जीता। डी ऑप्शन, इस समय भारत पर तुर्कों का शासन था। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, इसे भारत में प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया। सही बात है, राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था और इमलाइन लोदी ने भी आमंत्रित किया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था, ये बात भी हमारी सही है। और इसने सर्वप्रथम वीरा और सियालकोट का किला जीता, ये बात भी सही है, क्योंकि इसने क्या होता है कि बाबर ने वीरा सियालकोट और लाहौर पर क्या करते हैं, आक्रमण करता है, लेकिन जीतता क्या, सर्वप्रथम उन्होंने दोनों किले को जीत लिया, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इस समय जो पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां लोदी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, बाबर ने रूसी युक्ति उस्मानियों से ग्रहण की थी। सेकंड, पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। थर्ड ऑप्शन, बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था। अब इनमें से ये बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है। हो सकता है कि पहला सही हो सकता है कि पहला दूसरा सही हो सकता है कि पहला तीसरा सही हो सकता है कि तीनों के तीनों सही। तो पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि बाबर ने रूसी युक्ति उस्मानियों से ग्रहण की थी, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, पानीपत की लड़ाई में उस्मानिये तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और बाबर का कहना है कि सर्वप्रथम बारूद का जो इस्तेमाल था उसने वीरा का किला जीतने हेतु किया था। और थर्ड ऑप्शन कि बाबर के अनुसार उसने वीरा का किला जीतने हेतु भारत का प्रयोग किया था, यह ऑप्शन भी हमारा सही है, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, अर्थात सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमिलित करना है कि पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी, खानवा की लड़ाई कब हुई थी, चौसा की लड़ाई कब हुई थी और कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी और खानवा की जो फाइट होती है वो 1527 में हुई थी। चौसा की लड़ाई जो होती है वो 1539 में होती है और कन्नौज की लड़ाई जो होती है वो 1540 में होती है, जिसको मैं थ्योरी में भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की प्रथम लड़ाई के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण किया। सेकंड ऑप्शन, बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन, इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण किया था, ये बात सही है, क्योंकि जब पानीपत की फर्स्ट फाइट होती है बाबर और इमाम लोदी के मध्य, जिसमें लोदी की जो शक्ति होती है उसकी रीढ़ टूट जाती है और जिस कारण से बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। सेकंड, बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा, यह ऑप्शन भी हमारा सही है। क्यों? इसका कारण यह है कि बाबर जब अपनी जीत का जश्न मना रहा था तो वो अपने सैनिक और धुरंधरों से कहता है कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई, अर्थात मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना। बला की मुखालफत का मतलब होता है कि मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना, इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कि खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन, यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। सेकंड, राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था। सी, मेवाड़ के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। और डी, इस युद्ध में लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं खानवा की लड़ाई के संदर्भ में, क्योंकि इसमें हमें बताना है कि सही जोन सा सही नहीं है। यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र वयाना पर अधिकार कर लिया था, ये बात भी सही है। और मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, ये बात भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, इस युद्ध में लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बाबर की आगरा में मृत्यु होती है। और जो बाबर होता है, बाबर का जो शव होता है, तो वो काबुल से मतलब आगरा से काबुल ले जाया जाता है और वहाँ इसको दफनाया जाता है और वहाँ पर इसका मकबरा बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की। सेकंड, युद्ध में बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया गया। थर्ड, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और डी, इसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। अब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब बाबर आया तो बाबर आने के बाद में क्या होता है कि भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित, उसने एक नई प्रचलित की जिसको हम कहते हैं तुर्क पद्धति। ठीक है, नई पद्धति स्टार्ट की, ये बात सही है। युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो जीत पाए। इतने सैनिक को हराया उसने, 1 लाख सैनिक को हराया। उसके मात्र 12 से 15 25 हजार तक सैनिक थे। ये उसकी पद्धति थी, इसलिए ये भी हमारा सही है। थर्ड, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही बात है। उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त है, ये बात गलत है, अफगान का नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि बाबर को एशिया के 2 पराक्रमी योद्धा चंगेज खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होता है। चंगेज खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तुजो के बाबरी का लेखक कौन थे? ऑप्शन, हुमायूं, जहांगीरी, बाबर या अकबर। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर है, तुजो की बाबरी के जो लेखक थे वो बाबर थे। गाइस, ये क्वेश्चन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। यदि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।